दोस्तों, आपने कभी न कभी एक डिजीज़ के बारे में सुना होगा। बहुत ही रेयर डिजीज़ है, बहुत ही कम सुनने को मिलती है। लेकिन जितनी ये डिजीज़ कम सुनने को मिलती है, जितनी ये डिजीज़ रेयर है, उतनी ही डिजीज़ ये खतरनाक होती है। बहुत खतरनाक बोले तो कोई अफसोस की बात नहीं है कि हम इसको बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। बहुत खतरनाक डिजीज़ है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ मैं? खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खाना पीना सब बंद हो जाता है। आप कुछ खा पी नहीं सकते। जैसे ही आप खा पी सकते हैं, आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक पे, डिजीज़ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे जो वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का या इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए वापस एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस, जैसा कि आप मेडिकल लैंग्वेज में बोलने जाए तो TIS किसी भी बीमारी में लगता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। उसको दर्द भी बोल सकता है, उसको सूजन के रूप में भी मान सकते हैं, पीड़ा के रूप में भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस मतलब पेनक्रियाज के अंदर सूजन हो जाना, पेनक्रियाज की दीवार में सूजन हो जाना। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, एक ऑर्गन होता है बॉडी का, उसमें सूजन हो जाना। उसके सूजन की वजह से उसके जो एंजाइम है वो ब्लड में रिलीज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसका कंट्रोल नहीं रह पाता उनमें। और जब ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, तब हमको उस बीमारी का पता चलता है कि हमको पेनक्रियाटाइटिस हो गया है। कई बार जो इसकी प्राइमरी फेज होती है, शुरुआती जो इसकी फेज होती है, उसमें आपको पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो इसके एंजाइम है वो ब्लड में रिलीज नहीं हो पाते हैं, होते हैं लेकिन उनकी नॉर्मल जो रेंज होती है उसके अंदर ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि रिपोर्ट में इसकी जो नॉर्मल रेंज है उसको वो अपर सर्किट यानी ऊपर से गुजर गए हैं, तो वहां पे आपको पता लगना चाहिए कि आप पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। तो पेनक्रियाटाइटिस एक बहुत ही पेनफुल डिजीज है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके पेन होता है। एनाटोमिकली अगर हम देखने जाए तो पेनक्रियाज जो है आपके बॉडी के जो पेट है उसके लेफ्ट साइड में ऊपर के हिस्से में, जहाँ पे स्प्लीन होता है, स्प्लीन के नीचे की साइड में पेनक्रियाज पाया जाता है। छोटी सी ग्रंथि होती है जो आपके मिर्च के टाइप में आपके जो होता है उस टाइप के, उसके आकार के टाइप में ये होती है। जब इसके अंदर सूजन आ जाती है पेनक्रियाज के अंदर में, तब आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो जब पेनक्रियाज के अंदर आपके सूजन आ जाती है तो सबसे फर्स्ट जो है आपका पेट दर्द होता है, पेन एब्डोमेन। आपके ऊपर के हिस्से में इतना तेज दर्द होगा इतना तेज दर्द होगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, पेट को पकड़ के बैठ जाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। आप जब भी सोएंगे तो इधर से उधर आप करवट बदलते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा, एकदम से रेस्टलेस हो जाएंगे। इतना खतरनाक तरीके से आपको पेट दर्द होता है। पेट दर्द के कुछ टाइम के बाद में आपको उल्टियां भी स्टार्ट हो सकती हैं। आप कुछ भी खाएंगे, खाने के जस्ट 5 या 10 मिनट के अंदर आपके पेन एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा और इतना तेज दर्द होगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। हाथों हाथ वहां पे आपके उल्टी भी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप पेट के ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा हल्का सा भी दबा के देखेंगे, तब आपको बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस फील होगी, यानी आप जैसे हल्का सा दबाएंगे तो आपको बहुत ही तेज दर्द होगा और आप उछलने लगेंगे, इस टाइप का आपके दर्द होगा। तो ये दोस्तों पेनक्रियाज के लक्षण हैं। इसके जब इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको बुखार भी आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपको कमजोरी लगती है, आपको कब्जी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं और इसका दर्द जो है वो अनबियरेबल होता है। इसके लिए हम इसको बहुत ही खतरनाक डिजीज के रूप में मानते हैं। जब तक ये डिजीज होती है, इसकी प्राइमरी फेज में आपको इतना परेशान होना पड़ता है
कि हो सकता है कि आप हफ्ते भर के लिए खाना ही ना खा पाए, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाएंगे, जैसे ही आप पानी पिएंगे, तो पेन का जो है, एब्डोमेन का जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे उल्टी जो है उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ऐसे केस में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होती है। जनरली हम क्या करते हैं कि जब पेट जो दर्द करने लगता है, भले कितना ही तेज दर्द हो, हम इंडियन लोगों की एक खासियत है कि हम उसको सहन करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो स्टार्ट में हम लोग उसको सहन करते हैं, कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके आते हैं, वो लेते हैं, घरेलू कुछ नुस्खे अपनाते हैं। तो वो करने के बाद में भी आपको कई बार आराम नहीं मिलता है, कई बार आराम नहीं मिलता है, तो फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद में जब आप अपनी ये कंप्लेंट जो है वो डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, बहुत ही यहाँ पे तेज टेंडरनेस है, हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ, खाना खाते ही तेज एकदम दर्द बढ़ जाता है, उल्टियाँ होती हैं, और 2-3 दिन इन सिम्टम्स को हो गए हैं, तो अब मुझे बुखार भी आने लगा है। जब ये सिम्टम्स सब डॉक्टर देखता है आपके, तो डॉक्टर आपको कुछ जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कुछ रिपोर्ट जो ब्लड की है और कुछ सोनोग्राफी वगैरह है वो आपको एडवाइस करता है। ब्लड की रिपोर्ट में क्या करेगा, ब्लड की रिपोर्ट में आपके, हालांकि डॉक्टर को ऐसे ऊपरी तौर पे देखने से पता नहीं चलता है कि ये पेनक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो वो अंदाजा लगा देता है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है। तो वो आपको ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें आपके सीबीसी करवा सकते हैं, ईएसआर करवा सकते हैं, शुगर की जांच करवा सकते हैं। अगर आप पहले से डायबिटिक है तो कोई दिक्कत नहीं तो शुगर की जांच इसमें करवाना होता है। उसके बाद में आपके क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच करवाते हैं, जो आपके रूटीन जो है उसमें जांच में आता है। आपके एलएफटी का टेस्ट कराया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है, उसका भी पेन कई बार पूरे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड तक चला जाता है, तो एलएफटी कराते हैं। उसके साथ में आपके 2 टेस्ट और कराया जाता है, जो पेनक्रियाज के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, स्पेसिफिक पेनक्रियाज के जो एंजाइम होते हैं उनके लिए होता है, वो होता है सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज। तो सीरम अमाइलेज और लाइपेज भी साथ में कराया जाता है। जब ब्लड की रिपोर्ट आती है तो बाकी आपको अगर पेनक्रियाटाइटिस की तकलीफ है, पेनक्रियाज की बीमारी हो गई है, पेनक्रियाज में सूजन हो गई है और उसके एंजाइम का लेवल जो है वो ब्लड में बहुत बढ़ गया है, तो जब वो ब्लड की रिपोर्ट आप देखेंगे तो बाकी की रिपोर्ट भले ही आपके कई बार नॉर्मल मिल जाती है, कई बार बाकी की रिपोर्ट में भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे सीबीसी की रिपोर्ट में आपके जो है डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो कई बार बढ़ जाते हैं, आपके हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे आ सकता है, आपके क्रिएटिनिन का लेवल कई बार बढ़ा हुआ आ सकता है, क्योंकि पेनक्रियाज के मामले में आप 3-4 दिन से अगर खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो आपको जो किडनी है उसको वर्कअप करने के लिए नहीं मिलता है, वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपका क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल कई बार बढ़ जाता है। कई बार आपके डिहाइड्रेशन की वजह से एलएफटी डिरेंजमेंट आता है, जिसमें आपके एचजीओटी और एचजीपीटी जो है लिवर के जो एंजाइम है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। कई बार आपके बिलिरुबिन भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे बढ़ा हुआ आ सकता है, एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है वो ऊपर नीचे बढ़ा हुआ आ सकता है, ईएसआर का लेवल जो है वो आपके ऊपर बढ़ा हुआ थोड़ा आ सकता है। तो हल्की फुल्की डिरेंजमेंट आपकी बाकी की रिपोर्ट में आ सकता है, लेकिन जब आप अमाइलेज, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके जो एंजाइम है वो आपके ब्लड में कुछ ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई देते हैं। प्राइमरी लेवल में कुछ कम बढ़े हुए होते हैं, लेकिन अगर आपको पेनक्रियाज की दिक्कत है, पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप भले मेडिसिन स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत के 1-2 दिन में वो उनका जो लेवल है वो बढ़ता ही जाता है, उसके बाद में आपका लेवल कम होना स्टार्ट होता है। जब 1-2 दिन के बाद में रिपोर्ट वापस कराते हैं तो स्टार्टिंग की रिपोर्ट में भले ही आपके सीरम अमाइलेज और लाइपेज का लेवल कुछ कम बढ़ा हो, लेकिन जब 1 या 2 दिन बाद कराते हैं तो उसका लेवल एकदम से बढ़ जाता है। इसका मतलब है आपको पेनक्रियाटाइटिस हो गया है और उसका इलाज आपको अभी कराना है। तो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जब डॉक्टर ने आपको सिम्टोमेटिकली डायग्नोसिस करके फिर रिपोर्ट के थ्रू भी आपको डायग्नोसिस कर लिया कि आपको पेनक्रियाटाइटिस है, तो फिर आपको एक टेस्ट और करवा सकते हैं डॉक्टर, वो है आपके यूएचजी सोनोग्राफी जो है वो पेट की करवा सकते हैं और आपके एनाटॉमिकली देख सकते हैं कि आपके पेनक्रियाज में सूजन कितनी है। उसमें तो आपके जो है सिस्टेमिकली पता चलेगा, आपके ब्लड में एंजाइम का लेवल देखा जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली आपको देखना होता है कि आपके पेनक्रियाज में सूजन कितनी है। पेनक्रियाज के सूजन का कारण कई बार जो लिवर है वो हो सकता है, कई बार आपके दूसरे भी पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, तो सोनोग्राफी में वो चीज़ का भी आपके पता लगाया
जाता है। जब डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको सिर्फ पेनक्रेटाइटिस की शिकायत है और अब जो है वो उसका ट्रीटमेंट आपको देना है, तब वो आपको ओरल मेडिसिन एडवाइस करने से बचेगा। क्योंकि पेनक्रेटाइटिस में आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, इवन दवाई भी लेंगे तो आपको बहुत ही तेज पेट दर्द और उल्टी और आपके नौजिया होने की जो संभावना है वो 99% होती है। ऐसी कंडीशन में जो है डॉक्टर वो आपको हॉस्पिटलाइज होने की सलाह देगा। आपको अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है। एडमिट होने के बाद में आपको कुछ ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। आपके रूटीन में एंटासिड जो है पीपीआई है, पेंटेप्रोजोल है या फिर रेबेप्रोजोल है, उसके इंजेक्शन दिए जाएंगे। सुबह शाम दोपहर में दे सकते हैं या एक बार या 2 बार, डॉक्टर को जैसा लगेगा उसके हिसाब से। साथ में साथ आपके ऑन्डेंसेट्रोन का इंजेक्शन दिया जाएगा। एमिसेट नाम से आता है, आपके ऑन्डेम नाम से आता है, ताकि जो आपकी उल्टी है उसको रोका जा सके। आपके अगर नौजिया की शिकायत है तो रेनिटिडिन का इंजेक्शन साथ में दिया जा सकता है, रेंटेक नाम से आता है, ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार दे सकता है। आपके मेटोक्लोप्रोमाइड जो होता है वो इंजेक्शन यूज किया जाता है। अगर आपके बहुत ही ज्यादा उल्टियां हो रही है तो वो इंजेक्शन भी आपके यूज किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपके उल्टी नहीं रुकती है तो फिर आपके लेसुराइड इंजेक्शन यूज किया जाता है, जो आपके उल्टी रोकने के में और आपके नौजिया की शिकायत में, डिस्पेप्सिया के मामले में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। कई मामलों में देखा गया है कि आपके ये सब इंजेक्शन देने के बाद में भी उल्टी नहीं रुकती है तो उस समय आपको फिनार्गन इंजेक्शन दिया जाता है। फिनार्गन इंजेक्शन से आपके उल्टी लगभग बहुत सारे मामलों में रुक जाती है और आपको रिलीफ मिल जाता है। अब दोस्तों बहुत ही तेज दर्द होता है, दर्द के लिए आपको डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगा सकता है, ड्रोटेवेरिन का इंजेक्शन लगा सकता है। अगर कई बार क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं उसको पेनक्रियाज की शिकायत हो जाती है, पेनक्रेटाइटिस की शिकायत हो जाती है, तो उसमें आपको प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो उसमें आपको पैरासीटामोल के इंजेक्शन दे सकता है, साथ ही साथ ड्रोटावेरिन के इंजेक्शन दे सकता है। और उसमें अगर आगे और देखने जाए तो बुस्कोपेन के जो इंजेक्शन आता है, हायोसिन ड्रग आता है उसमें, वो आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं है, अगर नॉर्मल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट भी है और उसको प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर उसमें डाइक्लोफेनेक भी यूज कर सकते हैं। डाइक्लोफेनेक से कई बार रिलीफ नहीं मिलता है तो और भी पेन किलर अवेलेबल हैं, जैसे कीटोटिफेन जो होता है उसके इंजेक्टेबल जो है अवेलेबल है, वो देते हैं। आपके जो है पायरोक्सिकाम जो इंजेक्शन है वो आपको अवेलेबल है, वो आपके डॉक्टर यूज कर सकता है। कई बार क्या होता है कि इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको जो ओपोइड एनाल्जेसिक है जिसमें ट्रामाडोल इंजेक्शन आता है, वो आपको डायरेक्ट आईएम या आईवी डॉक्टर सलाह देता है, वो आपको दिया जाता है। कई बार आपके इसका जो हायर पेन किलर है ओपोइड एनाल्जेसिक में, पेंटेजोसिन है, वो आपके यूज किया जाता है। उसमें आपको कई बार पेन का रिलीफ जो है वो मिल जाता है। तो पेन जो है वो बहुत खतरनाक होता है। कई बार हैवी से हैवी पेन किलर लगाने के बाद में भी आपके दर्द में आराम नहीं मिलता है, उसको 2 या 3 दिन का टाइम लगता है आपका दर्द जाने में। साथ ही साथ आप खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसके लिए आपको हाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। आपको आइसोटोनिक फ्लूइड जो है वो दिया जाता है, जिसमें आपके NS दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन, आपके D5 दे सकते हैं जिसमें ग्लूकोज 5% होता है। उसके बाद में आपके DNS दे सकते हैं जिसमें आपके ग्लूकोज 5% विद नॉर्मल सलाइन होता है। उसके बाद में आपके रिंजर लैक्टेट RL का फ्लूइड दिया जा सकता है। तो ये जो फ्लूइड है आपके बॉडी वेट के अनुसार 1500 ml है या फिर आपके 2000 ml है या 2500 ml है या फिर आपके 3000 ml है, आपकी बॉडी की रिक्वायर के अनुसार आपको ये फ्लूइड दिया जाता है। और आपके जो खाने की जो पूर्ति है वो इस आईवी फ्लूइड के द्वारा की जाती है। आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन है और न्यूट्रिशन है वो इन आईवी फ्लूइड के द्वारा आपके मेंटेन किया जाता है, ताकि आपको बाहर से कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़े। धीरे धीरे इंजेक्शन लगने के बाद में जब आपका जो लेवल है एंजाइम का वो गिर जाता है, जो पेनक्रेटिक एंजाइम है उसका ब्लड के अंदर लेवल गिर जाता है और आपके इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, पेनक्रियाज की सूजन जब कम होने लगती है तो आपका जो पेन है वो भी कम होने लगता है। उल्टी, नौजिया, डिस्पेप्सिया जो आपके है, उबके आना वगैरह, वो भी आपके धीरे धीरे कम होता है। जनरली 3 से 4 दिन में आपका जो पेन है वो लगभग 90% तक डिसअपियर हो जाता है और आपके उल्टियां बंद हो जाती हैं। 2 से 3 दिन के बाद में जो है आपको ओरल जो है वो स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग में आपको जो लिक्विड है वही दिया जाता है, जिसमें आप नारियल पानी, सादा पानी, जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है तो फिर सेमी सॉलिड की तरफ डॉक्टर बढ़ते हैं, जिसमें आपको दलिया दे सकते हैं,
खिचड़ी दे सकते हैं, पोहे दे सकते हैं। इस तरीके के आपको ओरल जो है फ्लूइड वो या सेमी सॉलिड आपको दिए जाते हैं। जब आपके लगभग हफ्ते भर का टाइम निकल जाता है तो उस समय आपका जो पेन है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कई बार जो एंजाइम का लेवल है वो आपके ब्लड में रहता है, वो पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होता है। लेकिन अगर आपके सिम्टम जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको सॉलिड जो है फूड वो एडवाइस कर देता है कि वो आप खा सकते हैं। क्योंकि जनरल सी बात है 6-7 दिन से अगर कोई इंसान बीमार होगा तो लिक्विड सेमी सॉलिड जो आपके पसंद का नहीं खा पाएगा तो वो ऐसे इरिटेट हो जाएगा। तो फिर उसका सॉलिड जो है वो कुछ कम अमाउंट में धीरे धीरे करके शुरू किया जाता है। 2 से 3 दिन के बाद में उसको फुल डाइट पे लाया जाता है। लेकिन उसको ये ध्यान देने की बात कही जाती है डॉक्टर की तरफ से कि आपको पैनक्रेटाइटिस की शिकायत हुई है तो आगे से आपको ध्यान रखना है बहुत ही कम मसाला, मिर्ची और तेल यूज करें खाने में। क्योंकि पैनक्रेटाइटिस की जो शिकायत हमने देखी जाती है वो ऐसे लोगों में देखी जाती है जो या तो एल्कोहलिक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाता है, बहुत ही ज़्यादा बाहर का जो खाना है वो खाता है, होटल का खाना खाता है, रोड साइड का खाना खाते हैं। उन लोगों में पैनक्रेटाइटिस की शिकायत बहुत बार देखी गई है। ये तो आपके हॉस्पिटल का एडमिशन का ट्रीटमेंट हो गया। अब दोस्तों आपके घर आने के बाद में पेन किलर, मैंने इससे पहले मैंने आपको एक जो वीडियो बनाया है जो पूरा पेन किलर के लिए आपके लिए बनाया है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको पेन किलर मेडिसिन के बारे में बताया है। तो उसमें की जो पेन किलर मेडिसिन है वो आपके घर के लिए आपको डॉक्टर दे सकता है। आपके पेंटेप्राजोल, डम्परेडोन, इसोमेप्राजोल, डम्परेडोन, रेबेप्राजोल, इसका कॉम्बिनेशन दे सकता है या फिर प्लेन भी दे सकता है। साथ ही साथ आपको जो एंटासिड का सिरप, म्यूकेन जेल है, रेंटेक एमपीएस है, इंस्टाराफ्ट करके आती हैं, वो आपको पीने के लिए दे सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओरल लिक्विड लेने की सलाह दे सकता है। तो इस तरीके से आपके पैनक्रेटाइटिस के केस को जो है वो आपके मैनेज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो टॉपिक है पैनक्रेटाइटिस आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आपने अच्छी तरीके से इसको जान लिया होगा कि पैनक्रेटाइटिस होता क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे करता है, इसका सिम्टम्स क्या है, हॉस्पिटल का एडवाइस करना या हॉस्पिटल में कब भर्ती होना है, हॉस्पिटल के अंदर आपके क्या ट्रीटमेंट चलेगा, आपके डिस्चार्ज होने के बाद में घर के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है और आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है ताकि आपके जो रिसेंट का पैनक्रेटाइटिस है वो वापस जो है रीअपियर नहीं हो और फ्यूचर में आपके पैनक्रेटाइटिस की शिकायत नहीं हो। स्पेशली आप अगर अल्कोहलिक हैं तो ध्यान रखें, अल्कोहल का सेवन कम करें ताकि आपको बार बार शिकायत पैनक्रेटाइटिस की नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बनता है और उसको ऑल पे सेट करना भी बनता है ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगला जो वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगला वीडियो देखने की आप इच्छा रखते हैं तो आप तभी देख पाएंगे जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए ताकि इसका लाभ सब लोग उठा सके जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो इस बीमारी से परेशान है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगले वीडियो में हम पैनक्रेटाइटिस के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन काम में आती हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ नए और आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।